हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भराना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और ज्योग्राफी हम लोग देखते हैं। तो कल मैं चैप्टर नंबर 8 आपको प्रारंभ करा चुका था। चैप्टर नंबर 8 में आपको याद होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इसको हम देख रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। क्लियर है? इतना हमने देख लिया। अब व्यापार की हमने परिभाषा को समझा कि स्टार्टिंग में थोड़ी हिस्ट्री को देखा कि कैसे आदिम समाज के लोग थे, वो वस्तु एक्सचेंज करते थे, वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, उसी से उनका जीवन चल रहा था। फिर आपका कमोडिटी एक्सचेंज आया, आपने कुछ पैसे कुछ कुछ अपने किसी मीडियम के माध्यम से, दांत वेल है ये कोड़ी वगैरह के माध्यम से आपने तांबा पीतल लोहा चांदी के माध्यम एक्सचेंज किया। फिर उसके बाद आपकी आगे पेपर करेंसी, और इस आपका पेपर करेंसी ने क्या कर दिया, ये सारी चीजें आपको बदल के रख दी। ठीक है? और जैसे ही आया तो ये एक्सचेंज का सबसे अच्छा मीडियम बन गया। और इसी के बाद जो आपका ट्रेड है ये आपके चला, और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की एक लंबी कहानी का इतिहास हमने पढ़ा। क्या व्यापार कोई आज ही के समय में हो रहा है? तो नहीं, हमने प्राचीन समय में सिल्क रूट की आपकी चर्चा करी थी कि कैसे चाइना से भारत उपमहाद्वीप को होते हुए मध्य एशिया माइनर के होते हुए टर्की से यूरोप तक सिल्क रूट होता था। कैसे चाइना और भारत के कपड़े जो था और आपके मसालों की पहुंच वहां तक सुनिश्चित थी, जो अरब और वेनिस के लोग आपका मीडिएटर के रूप में काम करते थे। तो हमने इन सबको देखा और फिर देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका व्यापार है वो कैसे अस्तित्व में आया। ये स्टोरी बेसिकली हम इसमें इतना देखेंगे सर, इस पर बात करें। आज स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है हमको उसमें आगे बढ़ना है, और इन नेक्स्ट पार्ट में सबको गौर करके एक एक करके बड़े अच्छे से हमको देखना है और बहुत अच्छे से हमको इनका व्यापार करना है। तो सबसे पहले जितना कल पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है तो सबसे पहले एक बार जितना हमने देख लिया था इसमें एक बार पूछ लीजिए। 1 मिनट है, आप इसको देखें, रिवीजन करें कि कहाँ कुछ पूछना है। नहीं तो फिर मेरे प्यारे बच्चों में आगे बढ़ जाऊंगा। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कल बात की थी बैलेंस पेमेंट की, बैलेंस स्टेट की, कि बैलेंस स्टेट क्या है, कैसे मैं इसको देखूंगा। और मैं आपको बताने की मैंने प्रयास भी किया था कि मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप बैलेंस स्टेट पर। देखिए, व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देश के आयात एवं इस प्रकार के निर्यात की गई वस्तुओं की सेवा का मात्रा का आपका परिमाण है। यानी कि एक देश में दूसरे देश के साथ कितना व्यापार। व्यापार मतलब कुछ वस्तुओं को भेजा होगा, कुछ वस्तुओं को मंगाया होगा। इस तरह से दूसरे देश ने कुछ वस्तुओं को भेजा होगा, कुछ वस्तुओं को मंगाया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखा कि भैया हमने कितना भेजा। मान लीजिए अगर वो ही कह रहे हैं कि हमने जो जो आपका एक्सपोर्ट किया वो 10 यूनिट था, और जो इंपोर्ट किया हमने वो आपका 5 यूनिट था। और इधर ये कह रहे हैं कि जो हमने एक्सपोर्ट किया वो आपका क्या था, 5 यूनिट था, लेकिन जो हमने इनपुट किया वो हमारा 15 यूनिट था। तो ये तो आपका बराबर बैठ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये 5 फालतू हो रहा है। तो यही हमको देखना होता है। तो जो बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा, इनकी तरफ जाएगा। ये व्यापार संतुलन अधिक रहा इनका, इनका कम था। क्लियर है? ये हमको देखना होगा। तो किसी देश में आयातित और निर्यातित वस्तुओं के बीच को हम लोग का जो रिजल्ट होता है उसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ऑफ ट्रेड। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य के अपेक्षा अधिक है, क्या कह रहे हैं, आयात का मूल्य देश में निर्यात के मूल्य से अपेक्षा अधिक है, तो देश में आयात संतुलन ऋणात्मक अवस्था अथवा क्या होगा, प्रतिकूल है। ठीक, निर्यात का मूल्य दर आयात के मूल्य दर की तुलना में अधिक है तो देश में व्यापार का मूल्य धनात्मक अथवा अनुकूल हो जाएगा। ठीक, एक देश की आर्थिक आपका संतुलन एवं भुगतान संतुलन गंभीर नीति है। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि वस्तु और क्रय के अधिक व्यय करते हैं, जिनसे कि आपके सामने विक्रय से अर्जित करता है, और अंतिम रूप में
वित्तीय संचयन की समाप्ति को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। अगर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, हम किस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उसकी कुछ टाइप हमारे पास। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा द्विपाक्षिक व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार, कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार में आपको पता होना चाहिए क्या है। द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के एक दूसरे के साथ किया जाता है। दो देश क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आपका करते हैं और आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने की सहमति करते हैं। पहली बात, एक देश ये मान लीजिए और एक देश ये मान लीजिए, ये दोनों आपस में व्यापार करते हैं और करते हैं कि हम कुछ आपका स्पेसिफिक चीज ही इन देशों में भेजेंगे और इनको लेकर वो अपना नियम आपका जो भी है अपने आपस में तय कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं द्विपाक्षिक व्यापार। ठीक, जहां दो देश आपस में ट्रेड को लेकर अपने समझौते करते हैं, वह द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। उदाहरण से क्या कुछ कच्चे पदार्थ व्यापार करने का समझौते के साथ सहमत होते हैं, तो देश है कुछ अन्य निर्दिष्ट समस्या अथवा स्थिति के सिद्ध हो जाता है। बहुपक्षीय व्यापार, जैसा कि सबसे ही स्पष्ट हो रहा है कि बहुपाक्षिक व्यापार में बहुत सारे व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। यह आपका अन्य देशों के साथ व्यापार करता है जो कुछ व्यापारिक साझेदार को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान करता है। ठीक, मुक्त व्यापार की स्थिति देख लीजिए। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए कार्य मुक्त अथवा उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोध, सीमा, घरेलू उत्पाद और सेवा को प्रतिस्पर्धा करने के उदारीकरण के रूप में स्थानों में और वस्तुओं में अनुमति प्रदान करता है। ठीक, ये सारी चीज इसके अंतर्गत होती है। तो ये था आपका मल्टीपल ट्रेड। आप एक बार दोनों ट्रेड को अच्छे से देख लीजिए। सिंगल ट्रेड मतलब द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार में क्या अंतर है, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर आपका प्रतिकूल आपका प्रभाव थोपते हैं। अब आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे ही आपका ग्लोबलाइज हुआ और आपका फ्री ट्रेड चले, फ्री ट्रेड का मतलब समझते हो, कुछ आपका जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है वो क्या करती हैं, आपका फ्री ट्रेड, यानी कि अगर कोई वस्तु को किसी देश में आ रही है तो उस पर वो क्या नहीं लगाती, किसी प्रकार का वो कोई टैक्स नहीं लगाती, तो उनको क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड। अब मान लीजिए आपने यहाँ से आम भेज दिए बहुत सारे यूएस में, क्लियर है, तो यूएस जैसे आप आम यूएस पहुंचेंगे तो उस पर कुछ एक्साइज ड्यूटी लगेगी, क्लियर है, सीमा में आए हैं, हर स्टेट अलग अलग लगाता है। लेकिन अगर ये पहले हम समझौता कर लें कि भैया हम लोग आपको फल प्रोवाइड कराएंगे, सब्जी देंगे, कुछ और व्यापार करेंगे, आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कि जिस रेट में हमारे यहाँ आप सीधा उसको ऐसे ही बेच देंगे चीज, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे सार्क की बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने आपका फ्री ट्रेड किया है, श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ है और भूटान वगैरह के साथ हमने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यानी कि चाहे कोई भी सामान उनके यहाँ से आए तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाते, या हम चाहे कुछ भी भाव दर भेजें तब भी कोई हम अपना टैक्स आपका नहीं लगाते। क्लियर है। अब कह रहे हैं विकास के समान अवसर ना देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें, अब एक ही देश अगर ज्यादा व्यापार कर रहा है तो आपका दूसरे को टैक्स कर ही नहीं पा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि दूसरे वाले की दिक्कत हो जाती है कि उसको जो टैक्स आ रहा था इनकम थी वो बेसिकली कम हो जाएगी, एक ही उसको प्रॉफिट में आपका ले सकता है। तो वस्तु एवं सेवाओं की अपेक्षित तीव्रता से दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती है, किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को आप इसमें हम देख सकते हैं। संपन्न देशों द्वारा बाजार में ही लाए जाए चाहिए विकल्प। वैश्विक देश को चाहिए कि वे अपने बाजार को स्वयं विदेशी उत्पाद से संरक्षित रखें। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं में सतर्क रहना चाहिए। डंप की गई वस्तुओं का मतलब जानते हैं बच्चों आप, डंप, मान लीजिए आपके देश में कोई चीज बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया और आपके यहाँ उसकी नीड नहीं है, इतनी बेसिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे देशों को हम उसको दे देते हैं। मान लीजिए चाइना ने बहुत सारे खिलौने बनाए या कुछ आपके लैपटॉप कंप्यूटर बना दिए और वो पाकिस्तान से बोल रहा है कि भैया मेरे पास कंप्यूटर है और मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान मना कर रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए। वो कहते हैं कोई नहीं, आप मेरे से ले लीजिए, जब भी आपके पास पैसे हो 2 साल बाद 10 साल बाद आप मेरे को वापस कर दें। क्लियर हो गया। तो अपना कूड़ा उठाकर कहाँ फेंक दिया, दूसरे के देश में। इसको बोलते हैं डंपिंग। क्लियर है, क्या बोलते हैं, डंपिंग। तो जब कोई देश
डंप की गई वस्तु सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार में कई इस प्रकार के सस्ते रेट पर वो वस्तुएं घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए, चाइना का कंप्यूटर कीमत मान लीजिए आपका 1000 रुपए थी, और वहीं वो कंप्यूटर पाकिस्तान में कितने का था, तो आपका 1500 में। अब जब एक कंप्यूटर 1000 का है, एक कंप्यूटर 1500 का, तो लोग किसको खरीदेंगे, 1000 वाले को। तो इसमें किसका नुकसान हो गया, तो इसमें नुकसान तो हुआ पाकिस्तान का, और लाभ किसको हुआ, चाइना का। तो बहुत बार डंपिंग के केस में ये समस्या बड़ी आम हो जाती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है डंपिंग में। अब है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम कहते हैं WTO, ठीक। लेकिन WTO पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप मुझे बताइए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आपका द्विपक्षीय व्यापार, सिंगल पक्षीय व्यापार, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट, क्या कुछ आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो बेसिकली इतना हम लोग इसमें देख चुके हैं और बात कर चुके हैं, आगे बढ़े। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन, देखिए 1948 में विश्व व्यापार को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के अन्य बाधाओं से मुक्त करने हेतु कुछ देशों द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया। क्या किया गया, जर्नल अग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, जिसको क्या कहा गया, गेट, GATT, यानी कि WTO का पुराना नाम क्या है, गेट है, ठीक, गठन किया गया। लेकिन 1994 में क्या हुआ, कुछ देशों के बीच आपका मुक्त व्यापार और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्था का निर्माण किया गया, और 1995 में गेट को आपका WTO के रूप में रूपांतरण कर दिया गया। तो आपसे पूछ ले गेट क्या है, तो बेसिकली गेट आपका ओल्ड नेम या ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी WTO है, लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन इसमें फिलहाल चेंज है, ठीक है। और पूरे विश्व पर व्यापार हेतु नियम, संतुलन और समन्वय के लिए और आपसी मुद्दे और विवाद के लिए WTO का क्या होता है, WTO ही आपका निपटारा करता है, इसलिए इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के रूप में हम इसको देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, वैश्विक व्यवहार के नियमों को नियमित करता है, और इसके तहत देशों के मध्य आपका निपटारा करता है, और क्या करता है, आपका विश्व व्यापार संचार और बैंकिंग व्यवस्थाओं को आपका बनाता है, और ये सारी चीजें इसमें मैनेज करता है, विषय पर बात करता है, और बौद्धिक संरचनाओं के बारे में सम्मिलित करता है, उनको देखता है, संगठनात्मक आलोचना करता है जो मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाओं को भूमंडलीकृत प्रभाव में है, और तर्क दिया जाता है कि मुक्त व्यापार आम लोगों को अधिक संपन्न नहीं बनाता है, धनी देश और अधिक धनी बनकर वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, इसमें थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है, WTO बहुत सारी चीजों पर रिजिक्ट है, रिजिक्ट मतलब अपना रूप नहीं बदलता। जैसे डेवलप कंट्री क्या करती है, अंडर डेवलप कंट्रियों का जो सामान आता है उसको टैरिफ बैरियर, बहुत सारे बैरियर लगाकर उनको रोक देती है, उनका सामान पहुंच ही नहीं पाता, क्लियर है। तो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके डेवलप कंट्री अंडर डेवलप को भेजते हैं, वो वहां पहुंच जाता है। तो जब ये दोनों आपस में वार्ता करते हैं तो WTO के सामने डेवलप कंट्री कुछ ऐसी पॉइंट रखते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं बनता, और जब कोई देश लगातार आपका ट्रेड करता रहेगा तो उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, सुधरती चली जाएगी। कह रहे हैं कि प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हैं, अतिरिक्त विकसित देशों में अपने बाजार को विकसित देशों के उत्पाद में पूरी तरह से नहीं खोल पाती है। यही तो कारण है कि उनकी मार्केट क्या नहीं हो रही, पूरी तरह से आपकी ग्लोबलाइज नहीं हो रही है, इनकी हो गई है। बल्कि जो आपकी डेवलप कंट्री है, जैसे हेल्थ हो गया, श्रमिक हो गया, श्रमिक लेबर है, बाल श्रम है, पर जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है। अभी तर्क देते हैं, बच्चे ने इसकी पैकिंग करी है, हम इसको नहीं खरीद सकते, पर्यावरण का नुकसान करा, हम इसको नहीं खरीद सकते, ऐसी बात ये लोग करते हैं। अब देखें, थोड़ी जानकारी दी है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा, अब आपका स्विट्जरलैंड में है, और 2016 में से 164 कंट्री हो गए थे। भारत इसका फाउंडर मेंबर है, ध्यान दीजिए कैसा है, संस्थापक सदस्य है, फाउंडर मेंबर है, ठीक, ध्यान रहेगा इतना। तो आप सबसे पहले WTO यानी गेट से WTO कैसे बना एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डंपिंग मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ जाते, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, व्यापार से संबंधित कुछ दायरे हैं, कुछ सीमा है, उनकी बात कर रहे हैं।
कह रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए परस्पर लाभदायक होता है। यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के कच्चे स्तर, रहन सहन के स्तर, वस्तुओं और विशाल उपलब्धता, कीमत, वेतन, सामान्यीकरण, ज्ञान, इन सब चीजों का क्या होता है, ट्रेड होता है। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कई हानि हो सकती है यदि आप देश की निर्भरता और विकास के समान अवसर, शोषण, युद्ध के कारण बनने वाली प्रतिद्वंदता की ओर उन्मुख है, तो विश्वव्यापी व्यापार में अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। और कह रहे हैं कि विश्व में पर्यावरण को लेकर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में इत्यादि प्रभावी हो सकता है। जैसे जैसे अधिक व्यापार के लिए आपका प्रतिस्पर्धा होगी, उत्पादन और संसाधनों का उपयोग बढ़ता जाएगा, नष्ट होते चले जाएंगे, पुनर्भरण होता चला जाएगा, तीव्रता से परिमाण हमको सामने आएंगे, समुद्री जीवन की आपका तीव्रता नष्ट होती चली जाएगी, वन कटते जा रहे हैं, नदी बेसिन का पेयजल कंपनियों को बेचा जा रहा है, और तेल गैस खनन, औषधियां, विज्ञान, बहुत चीजें, प्रदूषण आपका हो रहा है, हर कीमत पर आपके कार्य को बढ़ाई जा रही है, और कार्य करने हेतु पति में सतत पोषणीय विकास के मानक के अनुरूप है। यदि संगठन लाभ बनाने की उन्मुख रहते हैं तो पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर ध्यान नहीं देते और भविष्य में इनके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं, इनके परिमाण हो सकते हैं। कह रहे हैं कि पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में प्रवेश करने के लिए पौध तथा पौध होने के लिए जहाज और यात्री विश्व के एक दूसरे के भाग में आते हैं। पतन जहाज के लिए आपका गोदी लादने, उतारने, भंडारण हेतु प्रदान किया जाता है, अनेक सुविधाएं हैं और नौगम्य को रखा जाता है और छोटी छोटी चीजों को व्यवस्थित भी किया जाता है। और पतन को आपका नौका भार जहाज से निपटाने के लिए निश्चित रूप से एक पतन की आवश्यकता होती है। अब ये पोर्ट सिटी का इमेज है, थोड़ा सा आपका देख लीजिए। सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थलाभूत पतन है। ये देखिए सैन फ्रांसिस्को आपका यूएसए में है। चलिए देखिए अब है पोर्ट ऑफ टाइप। सबसे पहले होते हैं औद्योगिक पतन, जहां पर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। जैसे यहाँ पर अनाज, चीनी, अयस्क तेल, ये पदार्थ आते हैं। क्लियर हो गया, एक वो होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, वाणिज्यिक पतन होते हैं, जिन पर क्या होता है, आपका वस्तु का विनिमय और उत्पादन संबंधी जो आपकी चीजें हैं उन्हीं का निपटान किया जाता है। और पतन पर यात्री पतन का भी आपका प्रबंधन होता है। ठीक है, अगला देखिए, इसके अंतर्गत आपका है विस्तृत पतन। ये बड़े पतन है और समानता आपका नौका है जो आपके प्रबंधन है वो भी अधिकांशतः इसमें किया जाता है। और अवस्थिति के आधार पर आधार पर तो अंतर्देशीय पोर्ट होते हैं। ये समुद्र तल से दूर होते हैं और समुद्र के अंदर एक नदी अथवा नहर के द्वारा जुड़े होते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका समुद्र हो गया, ये लैंड एरिया हो जाए और इसके अंदर यहाँ पर कोई नदी हो और यहाँ पर अगर कोई पोर्ट बना हो, इसी को कह देंगे हम पतन पोर्ट। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल भी कुछ में दिया गया है, मैनचेस्टर जो है एक नहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है। और आपका मिसिसिपी नदी पर स्थित है आपका मैसिफ, और राइन नदी हो गया आपका मैनहिट हो गया, डेब्यूस हो गया। और कोलकाता का जो आपका हुगली पोर्ट है ये भी क्या है, ये ऐसा ही एक प्रकार का आपका अंतरदेशीय आपके पतन है उसका मार्ग। एक है बाह्य पतन, मतलब जो बिल्कुल आपके पोर्ट से लगे हों, ये गहरे जल के पतन है और वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं और जहाज को बड़े आकार से वहां पहुंचाने में असक्षम है। ग्रहण के पैतृक पतनों की सेवा प्रदान करते हैं, जैसे एथेन, यूनान और आपका पेराइक। ये कुछ इनके पोर्ट्स के क्या है, नाम है। तो ये एक बार आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। कुछ आपका विशिष्ट आधार पर पतन है, जैसे कि कुछ आपके ऐसे जहां पर केवल तेल उतरता है, कुछ ऐसे हैं जहां पर केवल आपका पोर्ट को लगाकर उनके जो जहाज हैं उनको आराम कराया जाता है। कुछ आपका पैकेट स्टेशन है जहां से सामान हेरी फेरी के नाम से जाना जाता है, छोटी छोटी पोर्ट्स वगैरह आती हैं। क्लियर है। कुछ है आपका आत्रो पता है, ये एक सेंटर है जहां पर आपका निर्यात किया जाता है, पूरे सामान को वहां बल्क करते हैं फिर भेजते हैं। एक होता है नौसेना पोर्ट, कोई आपका डिफेंस का किसी का वहां नौसेना बेस कमान होता है, तो उनको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा चैप्टर जो है बेसिकली समाप्त हो गया। तो ये आपको एक बार देखना चाहिए
और आपको बात करनी चाहिए, कोई भी क्वेरी कोई डाउट आपका रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लिया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, इस आज के चैप्टर में और इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और आपका नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल तब तक आप इनको रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई टफ टॉपिक नहीं था, ट्रेड में बेसिकली बात की गई थी ओवरऑल चीजों की। दो चार इसमें कॉन्क्रीट पॉइंट थे, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।